एडहेरेंट कल्चर के लिए हमारे पास कुछ थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी है एंड सस्पेंशन कल्चर जो है इनके लिए डिफरेंट है। एडहेरेंट कल्चर के हम कहते हैं कि इफ देयर इज नो मोर कैपेसिटी फॉर द सेल्स टू एडहेयर इन द प्लेट इन द फ्लास्क, नाउ दिस इज द टाइम टू फर्दर पैसेज द सेल्स। एंड इन केस ऑफ द सस्पेंशन सेल, व्हेन देयर इज नो कैपेसिटी फॉर द सेल टू सपोर्ट देयर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंशन के लिए मैं एडहेरेंट की तो क्वालिटी की मैटर ही नहीं करती, तो इस केस में नाउ दिस इज द टाइम, राइट टाइम टू पैसेज द सेल्स। और यहाँ पे अगर आपको एक ग्राफ दिखाऊं मैं, दिस इज अ ग्राफ, आप लोग फेमिलियर हैं जब भी सेल्स ग्रो करते हैं, लैग फेज, लॉग फेज इज आल्सो कॉल्ड द फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड देन देयर इज अ स्टेशनरी फेज। तो अगर मैं ये इसी ग्राफ को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो दिस वन हियर, दिस इज द फेज ऑफ लैग फेज, ये लैग फेज है। इसके बाद यहाँ से आती है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द लॉग फेज, और इसके बाद स्टेशनरी फेज स्टार्ट हो गया। एंड यू नो दैट स्टेशनरी फेज तब स्टार्ट होती है व्हेन देयर न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड, number of dying cells are equal to number of dividing cells, this would be called stationary phase. अब सब कल्चर का राइट टाइम क्या है, यहाँ here within the log phase, and you can say that within the log phase but in the late log phase. हमने माइक्रोबायोलॉजी में अगर किसी को याद हो तो उस टाइम में पढ़ा था कि late log phase is the phase where cells hunker down their metabolism but they do not start dying. ठीक है, hunker down. So this is actually, you can say that this is a late log phase. यहाँ this is the right time, the right point where you need to passage the cells further into some new and fresh medium. अगर cells एक दफा stationary phase में enter हो जाते हैं, तो it means that cells they are feeling the stress of the nutrients right now, and most of cells they are dying at that time in the stationary phase. So stationary phase से पहले we have to subculture the cell and we have to passage the cell. और इस ग्राफ के accordingly you can say that in the late log phase. इसके अलावा अगर हम इसको मजीद स्पेसिफाई करने की कोशिश करें तो when we need to subculture the cells, when there is a cell density increased, हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेल डेंसिटी होगी, अगर हम हमारे पास सेल्स का नंबर उससे ज्यादा हो चुका है तो नाउ दिस इज टाइम टू सबकल्चर। मैंने आपको बताया था कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर सर्टेन टाइम पॉइंट्स हम सेल्स लेते हैं प्लेट में से, हीमोसाइटोमीटर पे रखते हैं और उसको काउंट करते हैं। When we count the cells, we are finding the density of the cells, and there is a limit. When cells has increased the standard density, now this is the time to passage and subculture the cells. एक condition. दूसरी है when there is exhaustion of media. और exhaustion of medium कैसे observe करते थे? By change of color. मैंने बताया था कि if the medium color is red at the initial point, that would be turned into yellow and yellowish. तो उस केस में now this is the point and this is the indication that the media is exhausted, all the nutrients they have been used. और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है they have been accumulated and media turned into yellow color. तीसरा है सब कल्चर स्केड्यूल। हो सकता है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को या इन सेल लाइंस के साथ एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं एंड यू आर फेमिलियर विद देयर ग्रोथ रेट, को पता है कि ये कितनी इनकी ग्रोथ की स्पीड है और कब टाइम आएगा कि दे विल अटेन द मैक्सिमम सेल डेंसिटी एंड द मीडियम विल एग्जॉस्टेड, तो आप बाकी कोई चीज ऑब्जर्व किए बगैर उस स्पेसिफिक टाइम पे सेल पैसेजिंग कर देंगे। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप इसको सर्टन एक टाइम से इस पे काम कर रहे हैं एंड यू आर फेमिलियर विद इट्स ग्रोथ रेट्स एंड इट्स अदर पैरामीटर्स। और इस केस में हम एक स्केड्यूल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि 12 घंटे के बाद ये जो सेल्स हैं ये कन्फ्लुएंसी पे पहुंच जाएंगे, इनकी मैक्सिमम डेंसिटी आ जाएगी, हमें हर 12 घंटे के बाद इनको नेक्स्ट पैसेज करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे पास तब आएगा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हुए एक ग्रोथ रेट डिटरमिन कर चुके होंगे। ठीक है, तो these are the points where we need to subculture the cells. उसमें हम इनको जरा एक्सप्लेन करके पढ़ने की कोशिश करते हैं फॉर द मेमिलियन सेल्स एंड फॉर द इंसेक्ट सेल्स। नॉर्मली जो मेमिलियन सेल्स की एडहेरेंट सेल लाइंस होती हैं ये इनको हम करते हैं लॉग फेज में लॉग फेज में सबकल्चर में। ड्यूरिंग लॉग फेज दे आर डिवाइडिंग एक्सपोनेंशियली मेमिलियन सेल लाइंस, और लॉग फेज में दे रीच द मैक्सिमम नंबर एंड नॉर्मली दे में रीच टू द कन्फ्लुएंसी। कन्फ्लुएंसी का मुझे अब बताने की जरूरत तो नहीं है। मैक्सिमम जो प्लेट की जो अवेलेबल स्पेसेस व्हेन दे हैव कवर्ड नो स्पेस। नॉर्मल सेल्स स्टॉप ग्रोइंग व्हेन दे रीच कन्फ्लुएंस। जी जैन उनकी कन्फ्लुएंसी नहीं, उनकी ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, वो कन्फ्लुएंसी पे जल्दी पहुंच जाते हैं
लेकिन उनके साथ एक और मजे की बात यह है कि वो कन्फ्लुएंसी पे पहुंचने के बाद भी ग्रो करते रहते हैं। वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, वो नॉर्मल नहीं है। बार बार नहीं, उसके लिए ये हो सकता है कि अगर नॉर्मल सेल्स के लिए आप 24 आवर्स के बाद कर रहे हैं तो उनके लिए आपको 18 घंटे के बाद या 15 घंटे के बाद करना पड़ सकेगा। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सस्पेंशन कल्चर्स हैं, अगर सस्पेंशन मेमिलियन सस्पेंशन कल्चर्स को हम ग्रो करवा रहे हैं तो इफ दे हैव रीच्ड द मैक्सिमम डेंसिटी तो इसमें क्लम्प्स बनने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि सस्पेंशन कल्चर जब हम ग्रो करवाते हैं तो ये प्लेट की सरफेस के साथ अटैच या अडहेयर्ड नहीं होता, इसमें सेल्स आर इन द सस्पेंडेड फॉर्म एंड व्हेन दे रीच द मैक्सिमम डेंसिटी दे विल फॉर्म द क्लम्प्स। क्लम्प्स हम जब उसको प्लेट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व द क्लम्प्स देयर। और इसके अलावा जैसे ही हम फ्लास्क को थोड़ा सा स्विर्ल करेंगे तो हमें उस फ्लास्क के अंदर टर्बिडिटी नजर आएगी। टर्बिडिटी, दिस इज द इंडिकेशन दैट cells has reached the maximum density. कौन से cells? The suspension cells. Now this is the time to subculture or passage the cell. इसके अलावा अगर जो इंसेक्ट सेल्स हैं उसके केस में हमारे पास जो एक ट्रेंड देखने में आता है कि वो कन्फ्लुएंसी के बाद सेल्स नॉर्मली उनका डबलिंग टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दे आर डबलिंग बट देयर डबलिंग टाइम इज डिक्रीज और सेल की वायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा they have decreased ability to attach to the surfaces, to attach to the plate surfaces. तो इसका मतलब है कि अगर कन्फ्लुएंसी आ गई है इंसेक्ट सेल्स में तो अब वो शायद ज्यादा अडहेरेंट ना रहें, they would be more suspended now. इंसेक्ट सेल्स की बात कर रहे हैं, ओके ओके। So ये insect cells सिर्फ adherent होते हैं? नॉर्मल। अच्छा, एग्जॉस्शन ऑफ मीडिया। एग्जॉस्शन ऑफ मीडिया को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे? व्हेन द मीडिया यू हैव प्रोवाइडेड द मीडिया द इनिशियल पॉइंट एंड मीडिया जो है उसमें मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली दे वुड बी प्रोड्यूसिंग सम मेटाबॉलिक compounds of the metabolites that can change the pH of the medium. और उसमें सबसे important example है lactic acid production. If you are growing the mammalian cells, they will produce the lactic acid as a result of metabolism, and this lactic acid that will drop the pH. और हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि optimal pH is required for the growth of the cells. अगर pH drop होगी तो इसको हम कहेंगे the suboptimal growth, लो स्लो ग्रोथ, सब ऑप्टिमल ग्रोथ जो है वो हमारे पास ऑब्जर्व होगी। बट अगर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन फिर भी होती रहती है तो इसका मतलब है कि दैट कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द सेल्स फाइनली। तो इस वजह से हम जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम ऑब्जर्व करते रहे कुछ पॉइंट है यहाँ पे जो रेट ऑफ पीएच चेंज है। अगर ये सेल डेंसिटी के साथ रेट ऑफ पीएच चेंज रैपिडली चेंज हो रहा है तो फिर हम फौरी तौर पे मीडिया को चेंज कर देते हैं। बट अगर ये जो रेट ऑफ पीएच चेंज है ये ग्रेजुअल है या अभी प्रॉपर ये चेंज नहीं हो पाया तो फिर हम उसी मीडिया को कंटिन्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल जो रेट है रैपिड ड्रॉप, इफ दिस इज हायर देन 0.1 to 0.2 pH units, so it means that now this is the time to change the medium, exhaustion of the medium. Below the optimum growth, below the optimum growth. For example, this is the optimum growth. अगर ये मेरे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे optimum growth आती है, मैं इसको कहता हूँ कि अगर ये ग्राफ था, इस ग्राफ में maximum growth, ये टेम्परेचर रेंज है, अगर ये टेम्परेचर रेंज है 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज अ रेंज, इसमें जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो यहाँ पे आ गई, दिस इज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द ऑप्टिमम ग्रोथ। अब अगर टेम्परेचर चेंज कर दें, आप कर दें टेम्परेचर यहाँ पे कर दें कोई 39 कर दें यहाँ पे, तो ग्रोथ तो आ रही है बट वो सब ऑप्टिमल है, ओके, ऑप्टिमल ग्रोथ नहीं है, मैक्सिमम नहीं है। तो दिस इज द इशू। एग्जॉस्शन ऑफ मीडिया में ही इंसेक्ट सेल्स को थोड़ा सेपरेट करके देखते हैं। यू नो दैट इंसेक्ट सेल्स रिक्वायर मोर एसिडिक पीएच टू ग्रो, लेकिन उसका मतलब हरगिज नहीं है कि दे कैन बियर द मोर ड्रॉप इन द पीएच। और अब इंसेक्ट सेल में एक और बात होती है कि जैसे ही डेंसिटी ऑफ द सेल इंक्रीज कर रही होती है वैसे पीएच ड्रॉप करने की बजाय इंक्रीज हो जाती है। किसमें? इंसेक्ट सेल्स में। एग्जांपल लिखी हुई है, राइज इन पीएच विद द इंक्रीज डेंसिटी अप टू 6.4। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट सेल्स को ग्रो करने के लिए पीएच रिक्वायर्ड है 6.2। जब डेंसिटी ऑफ द इंसेक्ट सेल इंक्रीज करेगी तो पीएच 6.2 से इंक्रीज होकर 6.4 पे पहुंच जाएगी और 6.4 पे इंसेक्ट सेल जो है वो ऑप्टिमल ग्रोथ नहीं देंगे। मैमेलियन सेल्स बिहेवियर
और उसके अलावा बाकी जो बिहेवियर है वो ममेलियन सेल की तरह का ही है एट हायर डेंसिटीज, लेकिन सिर्फ एक ये चीज डिफरेंट है कि ये हायर डेंसिटीज पे इसकी पीएच जो है वो इंक्रीज होती है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। एग्जॉस्शन ऑफ मीडिया हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सब कल्चर स्केड्यूल। सब कल्चरिंग का जो शेड्यूल हुआ करता है उसमें एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल हम बना सकते हैं, और उसमें ये किस तरह से होगा, ये आफ्टर अ रिप्रोड्यूसेबल बिहेवियर एंड टू मॉनिटर देयर हेल्थ स्टेटस। इस जो मैंने पहले बात की है कि ये हम इसको स्टार्ट में ही स्केड्यूल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वी विल ग्रो एंड रीग्रो द सेल लाइंस, और अगर हमारे पास उनका रिप्रोड्यूसेबल बिहेवियर समझते हैं कि आप सेल्स को ग्रो कर रहे हैं और उनका जो बिहेवियर है आपने मॉनिटर किया है कि वो किस टाइम पे उनका उनका मीडियम एग्जॉस्ट कर रहा है, कितनी देर में कितना ग्रो करें। उसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप कुछ दिनों बाद रिपीट करें फिर भी सेम बिहेवियर आए तो दैट वुड बी कॉल्ड रिप्रोड्यूसेबल बिहेवियर। अगर मैं एक दफा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं 2 दिन बाद करता हूं, मेरे पास वो बिहेवियर नहीं आता, तो इसका मतलब है देयर वाज सम एरर, नाउ दिस बिहेवियर इज नॉट रिप्रोड्यूसेबल। So after reproducible behavior and to strictly monitor the health status of the cell, you would be able to adjust and to make a schedule, और जिसके अकॉर्डिंगली आप सेल का सब कल्चर करेंगे। अच्छा, इसके बाद है सीडिंग डेंसिटी। सीडिंग डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है। सीडिंग डेंसिटी की मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। सीडिंग डेंसिटी का मतलब ये है कि इफ दिस इज अ फ्लास्क, या अगर बैटरी प्लेट है, इसके अंदर मीडियम है और इसके अंदर इनोकुलम देना है, दिस वन initially seed culture। तो अगर मैं सेल्स की सीडिंग कर देता हूँ 10⁻⁶ सेल्स अगर कर देता हूँ तो ये ग्रो करेंगे और ये कुछ 24 घंटों के बाद कन्फ्लुएंसी पे पहुंच जाएंगे। अगर मैं 10⁻⁶ की बजाय 10⁻⁹ सेल्स की सीडिंग कर देता हूँ तो ये जल्दी कन्फ्लुएंसी पे पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि सीडिंग डेंसिटी ज्यादा है। तो ये सीडिंग डेंसिटी भी मैटर करती है कि हमने इनिशियली सेल सीड कितने किए थे, और उसके बेस पे हम एक स्केड्यूल डिफाइन कर सकते हैं कि जितने सेल्स हमने इनिशियली सीड किए हैं उसके बेस में कितने टाइम पे अपने मैक्सिमम डेंसिटी पे पहुंचेंगे। तो 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक रिप्रोड्यूसेबल बिहेवियर ऑफ द सेल्स और दूसरा सीडिंग डेंसिटी का पता होना चाहिए कि आपने सेल्स इनिशियली सीड कितने किए थे। अगर कम सेल्स सीड किए तो दे विल टेक मोर टाइम टू रीच द कन्फ्लुएंसी, अगर ज्यादा सेल्स सीड किए तो दे विल टेक लेस टाइम टू रीच द कन्फ्लुएंसी। ओके, yes, next one is the deviation from the growth patterns and cell culture log। ग्रोथ पैटर्न से सर्टन जो डेविएशंस हैं वो भी ऑब्जर्व की जाती हैं डेफिनेटली, अगर हमने ये सब कल्चर स्केड्यूल बना लिया है, बट स्टिल इससे डेविएशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। और वो डेविएशन किस बेस पे एक्सपेक्टेड है, वो फीडिंग एंड सब कल्चर स्केड्यूल जो है ये एक्चुअली डिटरमिन करता है हमारे पास कि हमने कितनी देर के बाद सेल्स को करना है, बट स्टिल इसके अंदर भी हमारे पास जो डेविएशन है वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा मीडिया की टाइप कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कुछ 3-4 मीडिया बताया था, EMEM, DMEM, RPMI। तो मीडिया की टाइप में फॉर एग्जांपल वी आर ग्रोइंग द सेल्स इन द मीडिया जहां जिसके अंदर सेल्स की ग्रोथ रेट ही कम है, तो फिर सेल डेंसिटी मैक्सिमम अचीव करने में दे विल टेक मोर टाइम। अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है उस मीडियम के अंदर तो फिर दे विल टेक लेस टाइम। तो टाइप ऑफ मीडिया एक्चुअली ये डेविएट कर सकती है हमारा स्केड्यूल्ड जो टाइम है सब कल्चर का उसको। The dissociation procedure followed. Dissociation means that when you have to dissociate the cells which are attached to the surface of the Petri plate, और उसके लिए हमने ट्रिप्सिन यूज किया था, remember? तो ट्रिप्सिन जो है ये कोलाजन को ब्रेक करता है और अटैचमेंट ऑफ द सेल्स को रिमूव करता है फ्रॉम द सरफेस। और ये डिसोसिएशन प्रोसीजर जो है ये भी एक्चुअली डिटरमिन करेगा कि हम सेल्स को कितना स्मूथली डिसोसिएट करते हैं। हमारे पास सेल स्क्रैपर्स होते हैं, फिजिकली सेल स्क्रैपर्स जो है वो कुछ इस तरह के होते हैं, और ये प्लास्टिक एक रॉड है उसके आगे कुछ इस तरह का बना होता है। बैटरी प्लेट के अंदर हम सेल स्क्रैपर्स के साथ सेल्स को इस तरह से कर सकते हैं, इस स्क्रैपर के साथ। तो अगर फिजिकल स्क्रैपिंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि सेल्स के रप्चर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास जब हम इसको आगे पैसेज करेंगे तो वो सेल्स रप्चर हैं, दे विल टेक मोर टाइम टू कम इनटू हेल्दी स्टेट। So this will also depend upon the achievement of the maximum cell density. Split ratio. I will explain this point later on. Split ratio. Split ratio. What do you think? What could be the split ratio, Manu? Split ratio. इसके नाम से क्या लगता है?
नहीं ये नहीं है। स्प्लिट रेशियो थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा डायग्राम के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वाली क्लास में डायग्राम शायद मैं नहीं लाया। नहीं स्प्लिट रेशियो नहीं। ये कन्फ्लुएंसी आ गई है, अब उस कन्फ्लुएंसी के बेस पे आपने मीडियम्स उसको रिमूव करना है, रिमूव करके नए मीडियम इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, फॉर एग्जांपल हम सेल्स को ग्रो करवा रहे हैं और हमने एक स्केड्यूल डिटरमिन किया हुआ है कि हमने 12 घंटे के बाद इसकी सब कल्चरिंग करनी है। हो सकता है 12 घंटे से पहले आप ऑब्जर्व करें अचानक से कि सेल जो है उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गई हैं और सेल डिटीरियोरेट होना शुरू हो गया है, बिकॉज लिविंग सेल्स हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, स्केड्यूल तो कोई चीजें नहीं होंगी। तो अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर इज अ डिटीरियोरेशन इनटू द मॉर्फोलॉजी एंड सम अदर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, तो हम 12 घंटे का स्केड्यूल्ड वेट नहीं करेंगे, उससे पहले जब हमने ऑब्जर्व किया तब ही हम उसकी सब कल्चरिंग पैसेजिंग कर देंगे, यानी कि उसका मीडियम उसका चेंज। ओके, अगला है सीडिंग कंसंट्रेशन, तो मैं वो बात जहाँ पे समझा चुका हूँ। फिर है यील्ड्स। यील्ड्स का मतलब है कि जो हम सेल्स को अगर किसी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे लिए सेल ग्रो कर रहे हैं, हमने एक बड़ी फ्लास्क में सेल ग्रो करवाए हुए हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर ऑब्टेनिंग, तो अगर प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमली प्रोड्यूस हो रही है और इट्स फाइन, बट अचानक से प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है, यील्ड कम हो गई है, नाउ दिस इज द टाइम। इसका मतलब है कि सेल्स हैप्पीली ग्रो नहीं कर रहे, प्रोडक्ट कम हो गई है, हैप्पीली ग्रो नहीं कर रहे, इसका मतलब हो सकता है न्यूट्रिएंट्स नहीं है या वेस्ट मटेरियल ज्यादा कम्युलेट हो गया या कोई और प्रॉब्लम है। नाउ दिस इज द टाइम टू सब कल्चर द सेल्स। अगला है एंटीबायोटिक यूज, एंड यू नो दैट सेल कल्चर में हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं टू अवॉइड द कंटामिनेशन, और वो कंटामिनेशन जो है दैट मे बी वायरल, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियल, फंगल कंटामिनेशन, सॉरी वायरल नहीं, फंगल, बैक्टीरियल, माइकोप्लाज्मा कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स जो है अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ की हुई होंगी तो ये यूकैरियोटिक सेल्स को भी तो कर सकती हैं किसी ना किसी लेवल पे। अगर ये स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स नहीं है तो यूकैरियोटिक सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो अगर इस केस में हमारे पास अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं तो हमारे पास जो सब कल्चरिंग का स्केड्यूल टाइम है दैट में इफेक्ट। ओके, गुड। Dissociating adherent cells, detachment of culture vessel, enzymatic or mechanical removal. एक तो देखें सेल्स, अडहेरेंट सेल्स हैं, पैट्री प्लेट पे ग्रो किए हैं, वो क्या करेंगे, पैट्री प्लेट से अटैच करेंगे, हम चाहे जितना मर्जी मीडिया हिलाएं, प्लेट्स सेल्स आर अटैच विद द प्लेट, दे विल नॉट मूव, अडहेरेंट सेल लाइंस। अब आपने जब उसको ट्रांसफर करना है एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, उसका मतलब है कि जो उनकी अटैचमेंट है प्लेट के साथ उसको उखाड़ना पड़ेगा। दो तरीके हो सकते हैं, एंजाइमेटिक, दूसरा मैकेनिकल। एंजाइमेटिक में ट्रिप्सिन यूज करते हैं, बताया मैंने पहले, उसका प्रिंसिपल भी हमने देखा। ट्रिप्सिन डालते हैं, ट्रिप्सिन जो है वो सेल्स की कोलाजेंस को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से सेल अटैच्ड हैं प्लेट्स के साथ और सेल्स जो हैं वो डिटैच हो जाते हैं। नाउ वी आर एबल टू मूव द सेल्स फ्रॉम वन प्लेट टू और वन फ्लास्क एक। दूसरा मैकेनिकल, मैंने अभी स्क्रैपर्स का बताया, इस तरह के स्क्रैपर्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास अगर पैट्री प्लेट है लाइक हियर, तो ये स्क्रैपर्स हैं, हम उसको करेंगे स्क्रैप, डिस्पोजेबल स्क्रैपर्स होते हैं स्टेराइल, इसके बाद हम उसको फेंक सकते हैं। इसके बाद शेकिंग, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमारे इसकी एप्लीकेशन और इन एजेंट्स के नाम और प्रोसीजर आएगा। एक है शेक ऑफ। शेक ऑफ में हम क्या करते हैं कि जेंटल शेकिंग करते हैं, या एक रॉकिंग कल्चर वेजल होता है। रॉकिंग समझते हैं, एक तो होता है लैब्स के अंदर शेकर, वो ऐसे ऐसे चीजों को शेक कर, एक होता है रॉकर, उसमें प्लेट रख देते हैं ऐसे ऐसे मूव करते हैं। नॉट वॉटेक्स, वॉटेक्स तो उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में या किसी ट्यूब में मिक्सिंग करते हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सिर्फ, ठीक है। और जो शेकर होता है वो चीज को ऐसे ऐसे घुमा रहा होता है, तो रॉकर। अगर हम रॉकर पे रख दें और उसके साथ वो ऐसे ऐसे करेगा, डिटैच होने के साथ डिटैच हो भी जाते हैं। या विगरस पाइपेटिंग करें, पाइपेट इन आउट बार बार विगरस पाइपेटिंग करें, प्रेशर के साथ पाइपेटिंग, तो उससे के रिजल्ट में भी हो सकता है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, लूजली अडहेरेंट सेल लाइंस जो हैं उसके लिए हम शेकिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। और माइटोटिक सेल्स व्हिच आर इन द माइटोसिस प्रोसेस, तो वो भी लूजली अटैच्ड होंगे और उसके लिए हम शेक ऑफ का मेथड यूज कर सकते हैं। अगला है स्क्रैपिंग, सेल स्क्रैपर्स। Cell scrapers, they are used for the cell lines which are sensitive to the proteases. And क्योंकि proteases जो हैं अगर sensitive हैं तो उसके लिए scraper यूज करेंगे, लेकिन scrapers may damage some cells. इसके अलावा trypsin जो है उन cell lines पे इस्तेमाल होता है which are strongly adhered, because trypsin जो है
दैट विल ब्रेक डाउन द बॉन्ड। और इसके अलावा ट्रिप्सिन प्लस कोलाजेनेजेस, ये हाई डेंसिटी कल्चर्स के लिए एंड दैट कल्चर दैट हैव फॉर्म्ड मल्टीपल लेयर्स, और स्पेशली फिब्रोब्लास्ट के लिए हम इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ट्रिप्सिन प्लस कोलाजेनेजेस को, क्योंकि ये एक रेयर ट्रीटमेंट होगी। ओके, अगला है एंजाइमेटिक डिसोसिएशन, इसमें डिस्पेज डिस्पेज इज एन अदर एंजाइम। ये क्या करता है कि ये डिटैच करता है, एपिडर्मल सेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और खास तौर पे एपिडर्मल सेल्स जब कन्फ्लुएंट हो गए हैं उसके लिए हम डिस्पेज का इस्तेमाल करते हैं। इंटैक्ट शीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कल्चर डिशेस विदाउट डिसोसिएटिंग द सेल्स। एपिडर्मल सेल्स प्लेट में ग्रो हुए, हमने डिस्पेज यूज किया, ये क्या करेगा कि सेल्स को आपस में ब्रेक नहीं करेगा, पूरी की पूरी शीट रिमूव कर देगा। ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जब हम आर्टिफिशियल स्किन्स बनाते हैं। आर्टिफिशियल स्किन्स लगती हैं बर्न केसेस में, ग्राफ्टिंग, और वो जो बनती है वो सेल कल्चर से बनती है। उस केस में जो ग्रोइंग द सेल इनटू द प्लेट और हमने डिस्पेज यूज किया तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे उस शीट को रिमूव करेगा। हम उस शीट उठाएंगे, ग्राफ्ट कर देंगे किसी भी बर्न पेशेंट, तो ये वहां पे इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट है ट्रिपली डिसोसिएशन एंजाइम दैट इज यूज्ड फॉर द स्ट्रांगली अडेरेंट सेल्स, और दिस इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द ट्रिप्सिन एंड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर एनिमल ओरिजिन फ्री रेजेंट, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है वो एनिमल ओरिजिनेटेड है, और अगर आप एनिमल ओरिजिनेटेड एंजाइम यूज नहीं करना चाहते तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर द ट्रिपली। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट। ओके, इसका सोर्स आर्टिफिशियल है, हम इसको सिंथेसाइज है, ये सिंथेटिक है। हाँ, ये एनिमल बेस्ड नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में फिर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने के सर्टेन एथिकल इश्यूज हैं। इफ यू डोंट वांट टू यूज इट, ये अब इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन आ गया, ट्रिपले वर्सेस ट्रिप्सिन का। ओके जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल? इन जो अभी तक दो स्लाइड्स पढ़ी हैं इनको देख लें। आई विल टेक अ 2 मिनट। ओके एवरीवन, प्लीज कम बैक द ऑनलाइन ऑडियंस, अगर आप मौजूद हैं तो। अगला है मैंने अभी पिछले स्लाइड में बात की है कि इफ यू वांट टू यूज नॉट फ्रॉम द एनिमल ओरिजिन, अगर आप एंजाइम को लेना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रिपलेज इज ओके। अब इनका थोड़ा सा कंपैरिजन है कि इसमें फर्क क्या है। ट्रिपलेज दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल भी फ्री है और ह्यूमन डिराइव्ड कंपोनेंट्स भी इसमें नहीं है। और ट्रिप्सिन जो है ये पोर्काइन है या बोवाइन है। बोवाइन समझते हैं? और पोर्काइन ये वही रिलेशन है पिग के साथ, जो बछड़े का काऊ के साथ है। तो ओके, अच्छा, सो दीज आर एनिमल ओरिजिनेटेड, और ट्रिपली जो है दैट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, और ट्रिप्सिन जो दैट इज नॉट स्टेबल एट रूम, यू हैव टू पुट इन द रेफ्रिजरेशन। एंड इसके अलावा ट्रिपली जो है दैट डज नॉट रिक्वायर इनएक्टिवेशन, और जो ट्रिप्सिन है दिस रिक्वायर्ड इनएक्टिवेशन विद सीरम और अदर इनहिबिटर। तो इसका मतलब है कि अगर हम ट्रिप्सिन को इस्तेमाल करते हैं एक दफा तो ट्रिप्सिन को इनएक्टिवेट करना पड़ता है बाद में, ट्रिपली को बाद में इनएक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा। ये इन दोनों का डिफरेंस है। इसके अलावा आर्टिफिशियल है ना। अच्छा, इसके अलावा ट्रिप्सिन को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सीरम और सम अदर इनहिबिटर्स, क्योंकि ट्रिप्सिन अगर एक दफा एक्टिवेट हो गया है तो वो हमें उन सेल से कंप्लीटली सेपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज अपना काम करता रहेगा, यानी कि इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। उसको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा कि वो जब एक दफा आर्टिफिशियल है, एक स्टेप में फंक्शन परफॉर्म करेगा तो वो मल्टीपल सीक्वेंस में फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी नहीं रखता। एक दफा उसने रिमूव किया बॉन्ड्स को, दैट्स इट, खत्म। does not require trypsin inactivators, triply definitely, और जो हमारे पास trypsin है that will require trypsin inactivators, और ये हमारे पास थोड़ा सा इसका एक कंपैरिजन में बात है जिसको हम अपने डिमांड के या अपने रिसोर्सेज के बेस पे यू कैन सेलेक्ट एनीवन among them। सीरम की एक एग्जांपल है, इसके अलावा कोई और इनहिबिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनहिबिटर और इनएक्टिवेटर, यस, ठीक है। अच्छा जी, अब सब कल्चरिंग ऑफ एडहेरेंट सेल लाइंस के लिए हमें अगर मटेरियल्स की बात करें तो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। उसमें कल्चर वेसल जिसमें आपके एडहेरेंट सेल्स मौजूद हैं, एक चीज। दूसरी है
टिश्यू कल्चर ट्रीटेड फ्लास्क यानी कि न्यू फ्लास्क जिसके अंदर आपने सेल्स को शिफ्ट करना है, और ये टिश्यू कल्चर ग्रेडेड फ्लास्क हमें सेपरेट मिलती हैं। टिश्यू जो पेट्री प्लेट्स इसके लिए इस्तेमाल होनी है डिशेज, दे आर ऑल टिश्यू कल्चर ग्रेडेड, दे आर कंटामिनेशन फ्री। ठीक है। कंप्लीट ग्रोथ मीडियम जो कि नया जिसमें आपने सेल्स को शिफ्ट करना है, और ये ग्रोथ मीडियम जो दैट शुड बी प्री वार्म एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कीप इन माइंड वी हैव टू अवॉइड द हीट शॉक। इस वजह से हमें प्री वार्म, क्योंकि जो सेल आप अडेयर कर रहे हैं वो 37 पे इनक्यूबेट हुए हुए थे, इस वजह से नया मीडियम अगर वो 4 डिग्री पे होगा तो सेल शॉक में जाएंगे। इसमें न्यू मीडियम जो यूज करना है वो भी प्री वार्म यूज करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और टेस्ट ट्यूब्स जो भी ट्यूब्स इस्तेमाल करनी है दे आर द डिस्पोजेबल ट्यूब्स, और स्टेराइल होनी चाहिए 15 ml की। इवन जो पाइपेटिंग करनी है, पाइपेट भी डिस्पोजेबल, हम उसको यूज करते हैं और यूज करने के बाद हम उसको उठा के बाहर फेंकते हैं। इसके अलावा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनक्यूबेटर विद ह्यूमिडिफाइड एटमॉस्फेयर विद 5% कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और बैलेंस्ड सॉल्ट solution such as Delvico's phosphate buffered saline DPBS, ये PBS हमें रिक्वायर्ड है वॉशिंग के लिए। ट्रिप्सन के साथ सेल को वॉशिंग करेंगे उस प्रोसेस में, और इसमें हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फिनोल, लेड की कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मैं अभी इसका यहाँ पे स्टेप वाइज लिखूंगा, शायद बातें ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर हमें डिसोसिएशन रिएजेंट्स चाहिए, ट्रिपली या ट्रिप्सन, ऑटोमेटेड सेल काउंटर, और फिर ट्राइपन ब्लू चाहिए है, और हीमोसाइटोमीटर या कोल्टर काउंटर। ये कोल्टर काउंटर क्या होता है, पढ़ा हुआ आपने? सर माइक्रोबायोलॉजी में। हाँ, और प्रिंसिपल क्या होता है? सर 1 by 1 सेल ड्रॉप होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस को। हाँ हाँ। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं इसको स्टेप वाइज लिखूं कि इफ यू हैव अडहेरेंट सेल कल्चर एंड यू हैव टू रिमूव, यू हैव टू पैसिव द सेल्स, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? अगर इसमें हम कुछ इस तरह से करें कि ग्रोन सेल्स जिनको आपने पैसेज करना है, उसके बाद रिमूव द मीडियम। ओके, कैसे? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसको कर लें। अगर रिमूव प्लेट को सेंट्रीफ्यूज कर लें, बताया था ना कल मैंने कि बड़े सेंट्रीफ्यूज होते हैं पिछली क्लास में। उसके बाद पीबीएस से वॉशिंग कर दें। वो वॉशिंग कैसे करते हैं कि बैटरी प्लेट ये वाली थी, इसके ऊपर अब ऊपर से आपने मीडिया रिमूव कर दिया है, और अब इसके ऊपर पीबीएस डाल दें। पीबीएस डालने के बाद प्लेट को स्वेल करें, प्रॉपर रॉकर पे रख के जरा एडजस्ट करें, फिर इस पीबीएस को रिमूव कर दें। ओके, वॉशिंग। उसके बाद अगला स्टेप, यू हैव टू ऐड ट्रिप्सन। ट्रिप्सन की जो भी कंडीशन है कि उसको इनक्यूबेट करना है, कितने टाइम के लिए करना है, वो आपके पास प्रोटोकॉल में मौजूद होगा। उसके बाद प्लेट को स्वेल करें, उठ जाएं, कम है, स्टैंड अप, उठे, इधर आके बैठ, इधर बैठना है। सोच नहीं रही, आप सो रही थी। नहीं सो रही। हाँ, काफी देर से देख रहा था मैं। अच्छा, ट्रिप्सन डालने के बाद इनको बेट करें, और इनको बेट करने के बाद नाउ यू सपोज दैट कि जो सेल्स अडहेयर थे दे विल डिटैच। डिटैचमेंट के बाद आप ये करेंगे कि इसको लेके इसकी फिर वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग किस पर्पस के लिए होगी? टू रिमूव द ट्रिप्सन। अच्छा, वॉशिंग हो जाएगी, वॉशिंग फिर पीबीएस के साथ ही होगी। अब ये सेल्स आपके पास है, टेस्ट ट्यूब के अंदर सेल्स है ना। अब अगला स्टेप क्या है कि इन सेल्स को काउंट करना है आपने। काउंट करने के लिए या तो कोल्टर काउंटर ले लें ऑटोमेटिक, अगर नहीं है तो वी कैन यूज द हीमोसाइटोमीटर। और हीमोसाइटोमीटर पे सेल्स वैसे तो नजर कोई नहीं आएंगे ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू यूज द ट्राइपन ब्लू एसे, ट्राइपन ब्लू, दिस इज डायरेक्ट, ठीक है, हीमोसाइटोमीटर पे। तो वहां पे हम सेल्स काउंट करेंगे एग्जैक्टली कि इस ट्यूब में सेल्स हैं कितने। और अब जब हम इसके अंदर न्यू मीडिया ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें खुद ही पता चल जाएगा कि अब सीडिंग डेंसिटी हम कितनी दे रहे हैं। सेल्स को तो पता है कितने हैं इसके अंदर। ओके,
नई बात समझ में आई? एक मिनट है, ये टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे पैलेट थी सेल्स की ना, ये वाली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाल दिया 10 ml TDS मिसाल के तौर पर। अब इस टेस्ट ट्यूब में से 1 ml लिया, उस 1 ml को काउंट कर लिया, आपको पता चल गया कि 1 ml के अंदर सेल्स हैं कोई 10⁻³ मिसाल के तौर पे, तो 10 ml के अंदर कितने होंगे निकाल लिए। अब आपने न्यू मीडियम के अंदर जितनी भी सीडिंग डेंसिटी करनी है उतने ml इसमें से ले लें और आगे नए फ्रेश मीडियम में सीडिंग डेंसिटी कर दें, सीड कर दें, इनॉकुलेट कर दें। Got it? So this is the procedure for the subculturing of adherent cell lines and the material that we need for it. सर हमने ग्रोन सेल्स लिए, उसका मीडिया भी मूव कर दिया, तो इधर कुछ तो ऐड करेंगे ना, उसके बाद से हम शूट करेंगे इसको। किसको कैसे? यहाँ पे ये वाला? खाली तो नहीं, मैं मीडियम रिमूव करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहा हूँ। If you want, otherwise उसको हम क्या करते हैं, पैटी प्लेट है तो इसको टिल्ट करते हैं, पैटी प्लेट टिल्ट करते हैं, मीडियम सारा साइड पर उसको पाइप कट आउट कर लेते हैं वहाँ से, सेंट्रीफ्यूगेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, wash cells using balanced salt solution without calcium and magnesium. Ionic balance हमें जो कि यहाँ पे maintain रखना है, so we will avoid the calcium and magnesium. अगला यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, the wash step removes any traces of serum, calcium and magnesium that would inhibit the action of dissociation reagent. So we have to remove the calcium and magnesium क्योंकि इसके बाद वॉशिंग के बाद हम ऐड करते हैं ट्रिप्सिन यहाँ पे आके, तो इस वजह से we have to remove it. Remove and discard the wash solution from the culture vessels and add pre-warm dissociation reagent. Dissociation reagent भी pre-warmed होना चाहिए to avoid the heat shock, और इसके अलावा incubate the culture vessel at room temperature for approximately 2 minutes, और फिर उसके बाद जनाब observe the cells under the microscope for detachment. Cells should be 90% detached. तो प्लेट को ट्रांसफर करने से पहले इस टेस्ट ट्यूब में हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं कि ट्रिप्सिन के इस्तेमाल के बाद सेल्स डिटैच हुए भी हैं कि नहीं, या थोड़े हुए हैं तो हम ज्यादा टाइम के लिए इनको वेट कर देंगे या मजीद ट्रिप्सिन ऐड कर देंगे। एटलीस्ट 90% सेल्स जो हैं ये डिटैच हो जाने चाहिए अगर आपने आगे ट्रांसफर करना है। ओके, दिस इज द सबकल्चर प्रोसीजर। एनी क्वेश्चंस? गुड। ट्रांसफर द सेल्स टू 50 ml, ये वही प्रोसीजर चल रहा है और इसको मैंने यहाँ पे ये बना के बड़ा जल्दी से एक्सप्लेन कर दिया। And that's it for the day.